हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान का सेट नंबर 1 2024 पेपर कोड है 824 लिखेंगे। खंड नंबर आ बहुविकल्पीय प्रश्न उपभाग 2। तो वीडियो का अंत तक बने रहेगा। इस पूरा सॉल्व कराऊंगा और पूरा फुल सोल्यूशन मिलेगा आप लोग को। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो ये 4 ऑप्शन था इसमें। ये CH4 जो है ये मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी हैं। तो सजातीय श्रेणी में CH2 का अंतराल होता है। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं उत्तर नंबर बी सही होगा, CH4 और C2H6। तो CH4 है, कार्बन यहाँ पर 1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, 6 हो गया, 1 कार्बन बढ़ गया। CH2 का अंतराल इसमें आता है। तो सजातीय श्रेणी जो आप लोग का है वो CH4 C2H6 है। ये CH2 के बढ़ते क्रम में है। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आप लोग का लेड नाइट्रेट का फार्मूला है। अगला, शुद्ध जल का pH मान। तो शुद्ध जल का pH मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 7 होता है। अगला एंटीमनी है। तो एंटीमनी आप लोग जानते हैं क्या होता है। एंटीमनी आप लोग का जो है वो उपधातु होता है। इसमें ऑप्शन नंबर आप लोग का ये C वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को लिखा है CH3COH एस्टिक एसिड है, C2H5OH सांद्र H2SO4 के प्रश्न कराएंगे। तो यहाँ पर H2O बना और क्या बनेगा, तो H2O बनेगा और एस्टर इसमें बाहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, CH3COO C2H5। ये आप लोग का ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगला चलिए सॉल्व करते हैं। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न उपभाग 2 प्रश्नोत्तर संख्या 25। आप लोग अपने सेट से मिला लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, निम्नलिखित यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। एथेनोइक अम्ल, ये बहुत ही बार पूछा जाता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, लगभग हर साल आता है। तो ये है एथेनोइक अम्ल का फार्मूला। इसको आप लोग ऐसे भी लिखा हुआ किताब में देखे होंगे, CH3COOH। ये भी है, वही चीज़ है, ये स्ट्रक्चर के रूप में बना है। अगला है मेथेनल। मेथेनल लिखा रहता है, मेथेनल वही चीज़ है। तो HCHO, ये आप लोग का मेथेनल है, स्ट्रक्चर बना हुआ है और वैसे लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, HCHO। ये आप लोग का मेथेनल है। अगला 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका नंबरिंग करें तो यहाँ पर ये बॉन्ड लगाएंगे 1 2 3। तो 1 नंबर पे क्या लगा, क्लोरो लगा है, तो इसका नाम 1 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। ये 1 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप लोग का है नाइट्रोमेथेन। तो ये NO2 बना है। यहाँ पर तीर कुछ इस तरह से लगाएंगे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ 1 बॉन्ड बन गया, ये कोऑर्डिनेट बना। ये नाइट्रोमेथेन का स्ट्रक्चर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट करना है। तो आइए इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है। आइए समझते हैं। धातुओं को उनके रासायनिक सक्रियता के क्रम से रखने पर या मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम से रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये आप लोग का सक्रियता श्रेणी यहाँ पर लिखा गया है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। ये आप लोग को AU तक लिखा गया है। इसको आप लोग ऊपर से नीचे लिखना, बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहाँ पर जगह बचाने के लिए ऐसा लिख दिया गया है, बट ऊपर से नीचे वैसे लिखा जाता है। तो आप लोग जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखा गया, आप लोग लिखेंगे तो ऊपर से नीचे लिखना। ये इसमें समझते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता श्रेणी घटती है। मतलब धातुओं की जो सक्रियता होगी, यहाँ पर श्रेणी नहीं लिखेंगे, सक्रियता जो होगी वो घटती है। इसका ये अनुप्रयोग देखते हैं। अनुप्रयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था इसका अनुप्रयोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु के बारे में बताना और बताना कापर की 2 मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। मिश्र धातुओं को अंग्रेजी में अलॉयस कहते हैं। तो आइए समझते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को
समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मतलब समांगी मिश्रण का मतलब होता है एक बार मिलाने का उसको अलग ना कर पाओ। मिश्र धातुएं गलित धातुओं को उचित मात्रा में मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त होती हैं। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम हुआ उपयोग। ये समझते हैं कॉपर की जो मुख्य धातुएं हैं ये मिश्र धातु है, ये संगठन है, उपयोग है। तो पीतल जो बनता है उसमें कॉपर 70% रहता है और जिंक 30% रहता है। और इससे जो बनने वाली वस्तुएं होती हैं वो तार बनता है। मशीनों के पुर्जे बर्तन बनाने में होता है इसका उपयोग। और दूसरा है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो बनता है उसमें कॉपर 50% रहता है, जिंक 35% और निकिल 15% रहता है। इससे बर्तन बनता है, मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 का पहला नंबर है। क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग को, निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखिए। तो ये CHO यहाँ पर दिया गया है, इसका आईपीएसी नाम मेथेनल होगा। CHO रहे तो इसमें लगता है Al लगता है। दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है तो इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 1 प्रोपीन। 1 नंबर पे क्या लगा, डबल बॉन्ड है तो 1 हो गया और 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लग गया तो इसका आईपीएसी नाम 1 प्रोपीन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 27 का पहला। दूसरा, कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बन की संयोजकता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर वितरित नहीं होती हैं। लीबेल तथा वांट हाफ 1874 ईस्वी के अनुसार यदि कार्बन परमाणु को किसी चतुष्फलक रेगुलर टेट्राहेड्रल के केंद्र पर स्थित माना जाए तो इसकी चारों संयोजकताएं समचतुष्फलकीय के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली 4 सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती हुई होती हैं। इस प्रकार किन्हीं भी 2 संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट है। इसमें जो एंगल पाया जाता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। कार्बन की चारों संयोजकताएं चित्रानुसार आकाश में वितरित रहती हैं। ये कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनता है। CH4 का टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है। इसको आप लोग ऐसे ही बना लेंगे। सुविधा के लिए कार्बन की चारों संयोजकताएं समतल में द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। कार्बन मतलब सब तरफ जो बॉन्ड होगा। आइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर, इसी को कहते हैं खाने का सोडा, का रासायनिक नाम हुआ और सूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है? तो चलिए हम लोग समझते हैं। इसका रासायनिक नाम जो होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा और सूत्र NaHCO3। बेकिंग पाउडर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। आप लोग रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अगला दिया हुआ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण, योगात्मक अपक्रिया। तो आइए हम लोग समझते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। तो वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय एक्सचेंज द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसे उभय अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए Na2SO4 BaCl2 इसकी क्रिया करेंगे तो यहाँ पर जो Ba है ये SO4 के साथ में चला गया, BaSO4 बन गया और ये NaCl के साथ चला गया तो NaCl बन गया। ये द्विविस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं AgNO3 + KCl तो AgCl बनेगा और KNO3 ये बन जाएगा। चलिए अगला इसमें टिप्पणी देखते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। तो जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से होती है तो लवण और जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यहाँ पर HCl है, ये अम्ल है और ये आप लोग का क्षार है। अम्ल क्षार की क्रिया हुआ तो NaCl नमक बना और ये आप लोग का जल बना। इसी अपक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। चलिए आइए हम लोग समझते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया को ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में एडिशन अथवा कम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए समझते हैं वह अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल है H2 + O2, इसका योग हुआ तो आप लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट 2 है बट प्रोडक्ट एक ही बना हुआ है, तो इसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं इसका बहुत सारा।
Na+O2 को क्रिया कराया गया तो Na2O बना, ये भी आप लोग का योगात्मक है। S+O2 SO2, H2+Cl2 2HCl, C+O2 CO2, ये भी आप लोग का योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ आप लोग को जितना बताया समझ में आया होगा। तो सारा सेट सॉल्व कराऊंगा। यदि आप लोग इन सभी का PDF चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आप लोग का इस पर PDF मिल जाएगा। सेट नंबर 2 2024 का पेपर कोड है 824 IK। इसका फुल सोल्यूशन देखेंगे तो खंड आ है, ये आप लोग का रसायन विज्ञान बहुविकल्प पर प्रश्न पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आप लोग को ये अभिक्रिया दिया हुआ है FeCl3 + 2H2O Y, और यहाँ आप लोग को इस समीकरण में Y बताना है कि Y क्या है। तो यहाँ पर जो Y आएगा वो SO2 आएगा, तो ऑप्शन आप लोग का C हो जाएगा सही। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण आप लोग का NaHSO4 है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। मैट में मुख्यतः होता है, तो मैट में मुख्यतः होता है आप लोग का Cu2S तथा FeS, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो आप लोग का ये दिया हुआ था, इसमें यहीं पर आप लोग को बताना है क्या आएगा, किसकी क्रिया PCl5 से होगा तो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, POCl3 और HCl बनेगा, तो इसमें एस्टिक एसिड यहाँ रहेगा, तो ये आप लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला आप लोग को दिया हुआ है उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड आप लोग का होता है Al2O3 एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। अगला है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8। प्रोपेन कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH3। तो इसमें हाइड्रोजन कितना? 3 और 3 6 2 8 8 हो गया और 3 कार्बन हो गया, तो ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है ये खंड बा का वर्णात्मक प्रश्न और भाग 2 प्रश्नोत्तर संख्या 25, आप लोग अपने अनुसार से मिला लीजिएगा। तो चलिए इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, ये PbNO3 का उल्टा है, लेड नाइट्रेट है, इसको गर्म करेंगे PbO बनेगा और NO2O2 बनेगा। अगला है एथेनोइक अम्ल की सोडियम, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है। तो एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड है, Na2CO3 से क्रिया हो तो सोडियम एसिटेट बना, CO2 और NaOH बाहर हो गया। अगला है जिंक कि सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, तो Zn की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से होगा तो जिंक नाइट्रेट Ag बाहर हो जाएगा। अगला सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड से, विलयन से अभिक्रिया, तो यह है सोडियम सल्फेट, यह है बेरियम क्लोराइड, इसकी क्रिया होगी तो बेरियम सल्फेट बनेगा और NaCl बाहर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 26। यह है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन हर साल आता है। तो चलिए हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। सजातीय श्रेणी क्या होता है? ऐसे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं, फंक्शनल ग्रुप समान होते हैं, परंतु उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में CH2 के अंतराल में व्यवस्थित होते हैं। मतलब ये CH2 के अंतराल में व्यवस्थित होते हैं, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो समान होता है। तो एक श्रेणी का निर्माण होता है तो इसे सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर आप लोग से सजातीय श्रेणी पूछे या समजातीय श्रेणी तो दोनों एक ही है। अगला प्रश्न है दूसरा, इसमें कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। तो आइए हम लोग समझते हैं कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या होता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ये चतुस्संयोजकता होता है, और कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4 होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आउटर मोशन में कितना होता है? 4 होता है। संयोजकता इसकी 4 होती है। अगर कार्बन सब जगह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसमें जो एंगल पाया जाता है 109 डिग्री 28 मिनट पाया जाता है, और अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन कार्बन तो वहाँ 120 पाया जाएगा, अगर ट्रिपल से जुड़ा है तो 180 पाया जाएगा। ये कार्बन का सर्वोत्मुखी गुण है या प्रकृति है, जो भी है। आइए और भी इसके बारे में हम लोग समझते हैं। वर्तमान में ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या 3 मिलियन है, परंतु अभी आप प्रश्न आता है कि कार्बन का कौन गुण कार्बन यौगिक के बृहद संख्या में निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो मैंने बताया यही आप लोग का, आप लोग लिख लेंगे, आप लोग का ये कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। निम्नलिखित यौगिक के IPC नाम लिखिए। तो ये आप लोग का है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, ये आप लोग का कॉमन नेम है, कॉमन नेम है आप लोग का ये। इसको अगर IPC पूछेगा तो नहीं लिखेंगे, एसिटिक एसिड को आप लोग को नहीं लिखना है। इसका IPC नाम एथेनोइक अम्ल होगा, ये आप लोग का सही है।
अगर आईपीसी नाम पूछता है तो एसिटिक अम्ल ये कॉमन नेम है, इसको नहीं लिखना, केवल इसी को लिखना एथेनोइक अम्ल। दूसरा है इसका आईपीसी नाम Cl CH2 CH3 CH2 CH2 Cl। तो एक नंबर पे इसमें 1 2 3 एक नंबर पे Cl लगा है तो 1 क्लोरो हो गया और 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन इसका आईपीसी नाम। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन इसका नाम हो जाएगा एथाइन। चलिए अगले क्वेश्चन का सलूशन हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का खा, ये आप लोग का 27 का खा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। साबुन क्या है? साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले साबुन क्या होता है। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो ये हो गया साबुन का डिफिनीशन। तो कोई पूछे साबुन का डिफिनीशन क्या होता है तो बताएंगे उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। चलिए इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, चलिए हम लोग समझते हैं साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। ये आप लोग का है ट्राइस्टीरीन, तो CH2OCO C17H35 3 मालिक्यूल हैं और NaOH से इसकी क्रिया करा गया तो ग्लिसरॉल बना है और ये बन गया साबुन C17H35CONa। ये साबुन का फार्मूला है। अगर क्षार के रूप में आप सोडियम लेते हैं तो एक कठोर साबुन बनेगा। ये आप लोग का जो बना वो कठोर साबुन है। अगर क्षार के रूप में पोटेशियम KOH मतलब लेते हैं, अगर यहाँ के लगता है तो आप लोग का कोमल साबुन बनेगा, मतलब मृदु साबुन, सॉफ्ट साबुन बनेगा। आइए हम लोग समझते हैं साबुन की 2 विशेषताएं क्या होती हैं। साबुन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साबुन पानी में घुलनशील घुलकर झाग बनाता है। अगला है साबुन के अणु में कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 27 का था। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये समझते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर, जो ऊष्मा होगा प्रोडक्ट की ओर प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। C+O2 CO2, यहाँ पर 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकली है। CO + H2O, CaOH का उल्टा है ऊष्मा निकला, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो ये आप लोग का दोनों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए अगला देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर माइनस चिन्ह या अभिकारक की ओर प्लस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। N2 + O2 2NO और 45 किलो कैलोरी इसमें ऊष्मा निकली है। और ये इसका मतलब ये माइनस है तो प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट में लिखेंगे तो प्लस से लिखेंगे, प्रोडक्ट में लिखेंगे तो माइनस से लिखेंगे। इतनी ऊष्मा इसमें मतलब 45 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें लगा है तभी ये प्रोडक्ट बना है, और इसमें इतना ऊष्मा लगा है तभी ये प्रोडक्ट बना है। अगला क्वेश्चन है 27 का खा नंबर। pH मान क्या है? इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? तो आइए हम लोग समझते हैं pH वैल्यू। सारेंसन के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक नेगेटिव लॉगरिथम को उस विलयन का pH कहते हैं, pH मान कहते हैं। अतः pH बराबर -log10 बेस H+ होता है। ये आप लोग का जो है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण से संबंध है। तो pH बराबर क्या होता है? -log10 बेस H+ होता है। H+ आयन का मोल प्रति लीटर में सांद्रण, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण जो होता है वो 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। आइए अगला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। खनिज तथा अयस्क में अंतर, इधर लिखा है खनिज, इधर लिखा है आप लोग का अयस्क। खनिज आइए समझते हैं। प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जबकि जिन खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उससे धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जबकि सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।
उदाहरण ये है कापर पायराइट CuFeS2, ये कापर पायराइट का फार्मूला है। और ये हार्न सिल्वर AgCl, ये हार्न सिल्वर है। सेट नंबर 3 2024 824 IL का फुल सोल्यूशन रसायन विज्ञान का देखेंगे। तो खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न और भाग 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रसायन विज्ञान का पार्ट है। पहला इसमें दिया हुआ है एल्केनों का सामान्य सूत्र, तो CnH2n+2 ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। अगला है निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, तो ये आप लोग का C2H4 और तथा C3H7H6 है। तो जो सजातीय श्रेणी होता है उसमें CH2 का अंतराल पाया जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन 2 है और 1 बढ़ गए, यहाँ 3 आ जाएगा। और इसमें देख रहे हैं, और इसमें है आप लोग का ये C3H6, इसका मतलब CH2 का अंतराल इसमें दिख रहा है। तो आप लोग का जो ऑप्शन सही होगा ये सही हो गया। और इसमें क्रियात्मक समूह भी समान होता है समझाती श्रेणी में, तो यहाँ भी CHO यहाँ भी CHO है। तो आप लोग का A और C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, A और C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो पोटेशियम ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 pH वाला विलयन होता है, 0 pH वाला विलयन अम्लीय होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो इसके संयोजन से आप लोग का ग्लूकोज बनता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। यहाँ पर यह है सोडियम एसीटेट और इसकी क्रिया करा गया CH4 बना और Na2CO3 बना। तो इसमें क्षार के रूप में NaOH लेते हैं आप लोग का, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो ये चीज़ लिख दिया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CO2 है ये, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है H2O, ये बन गया। अगला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला है पोटेशियम सल्फेट है, और इसकी क्रिया कराने पर BSO4 और 2 KCl बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिंक नाइट्रेट प्लस जिंक क्लोराइड, ये जिंक नाइट्रेट है। जिंक क्लोराइड से क्रिया किया तो सिल्वर क्लोराइड बना है और जिंक नाइट्रेट बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित का कारण समझाइए। कारण समझाइए। एक जस्ते की क्षण को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो चलिए इसका रीज़न हम लोग समझते हैं। एक जस्ते की क्षण को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn धातु कॉपर से ऊपर स्थित है, जिसके कारण वह कॉपर को उसके लवण विलयन अर्थात CSO4 से विस्थापित कर देती है या कर देता है। तो Zn है CSO4, तो Cu का स्थान Zn से नीचे, इसलिए Zn क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा। तो आप लोग को बन जाएगा ZnSO4 और प्लस Cu। तो ये नीला रंग का था, ये इसको विस्थापित कर दिया, तो ये क्या हो गया, रंगहीन हो गया। आशा करता हूँ हम लोग समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं, इसका रीज़न क्या है समझते हैं। अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। इनके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम से संयोजित होते हैं, जिनमें अंतर आयनिक बल अधिक होता है। बंद संकुचित आकृति को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है। इसके एग्जाम्पल में NaCl, MgCl2, AlCl3। चलिए आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से होती है तो लवण और जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो ये HCl है, ये अम्ल है, और NaOH ये आप लोग का है क्षार। तो यहाँ पर लवण बना और जल बना, यही क्रिया जो होती है। जब किसी अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनने की जो क्रिया होती है, इसी को उदासीनीकरण कहते हैं। चलिए हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं। तो HCl NaOH, NaCl H2O बन गया, और HCl KOH की क्रिया करें तो KCl और H2O बन गया। ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है भर्जन को उदाहरण सही समझाइए। रोस्टिंग भर्जन, सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। Zn+3O2 भर्जन, ZnO जिंक ऑक्साइड बना है और सल्फर डाइऑक्साइड बना है, ये क्रिया भर्जन क्रिया कहलाती है। अगला निम्नलिखित यौगिक के आईपीसी नाम लिखिए। CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये आप लोग को एसिटिक अम्ल कॉमन नेम है, इसको नहीं लिखना है कभी भी। इसका आईपीसी जो नाम है वो इथेनोइक अम्ल है, यही आप लोग को लिखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला CH3CHO, इसका नाम है इथेनल, ये सही है। इसका आईपीसी नाम क्या होगा? CH3CHO का इथेनल। CHO में अल लगता है तो इथेनल, और COH में ओइक एसिड लगता है तो इथेनोइक एसिड। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 27 नंबर। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिसेल पर टिप्पणी लिखना है, संचारण पर टिप्पणी लिखना है और योगात्मक अपक्रिया पर लिखना है। तो चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। पहला इसमें संचारण, कुरेशन, वो अपक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी, वायु ऑक्सीजन यहाँ पर कॉमा लगा लेंगे, वायु कमा ऑक्सीजन नमी या जल आदि के संपर्क में आता है तो वो संचरित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोहे पर जंग का लगना, चांदी के आभूषण पर काली परत का चढ़ना या जमना, ये आप लोग का मतलब रोस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आयरन की क्रिया करा गया, O2 ऑक्सीजन है और जल, नमी और जल से क्रिया करा तो क्या बना? 2Fe2O3 × X2, यही जंग का फार्मूला है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो समझते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया को ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में एडिशन अथवा कम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए समझते हैं वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल है H2+O2, इसका योग हुआ तो आप लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट दो है बट प्रोडक्ट एक ही बना हुआ है, तो इसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं इसका बहुत सारा। Na+O2 की क्रिया कराया गया तो Na2O बना, ये भी आप लोग का योगात्मक है। S+O2 SO2, H2+Cl2 2HCl, C+O2 CO2, ये भी आप लोग का योगात्मक अपक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं मिसेल क्या है? साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। जल में घुलने पर ये कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में आयनित हो जाते हैं। इस आयन के दो भाग होते हैं, जलरागी CO जो नेगेटिव होता है इससे जलरागी समूह तथा जल विरागी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। साबुन को जल में घोलने पर ये RCO नेगेटिव ऋणायन कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इन कणों में कार्बोक्सिलेट आयन का ध्रुवीय ऋणावेशित सिरा जल की ओर आकर्षित रहता है, जबकि अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर एकत्रित होकर एक संरचना का निर्माण करती है, जिसे मिसेल कहते हैं। ये मिसेल का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है तेल का बूंद होता है, और जो बाहर होता है अन्य पार्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मिसेल। इसका जो ये पार्ट होता है तेलीय पार्ट होता है तेल का बूंद, और ये बाहर जो होता है वो क्या होता है? अन्य होता है। सेट नंबर 4 है 2024 का 824 IM। आप लोग को ये सेट पूरा होल सॉल्व कराऊंगा। रसायन विज्ञान का पार्ट है, तो खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न पहले सॉल्व करेंगे, वो भाग 2। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग को, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो मरकरी जो होता है वो ठोस अवस्था में नहीं होता है। अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति से प्राप्त होता है, जल तथा लवण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अपक्रिया CaCO3 और ये उष्मा की उपस्थिति में CO और CO2 उदाहरण है, ये बताना किसका उदाहरण है? तो ये अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कार्बन में पाया जाता है। अगला जो निम्नलिखित में एल्काइन है, एल्काइन जो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आप लोग का एल्काइन हो जाएगा। अगला दिया हुआ है ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है, तो एथेनॉल जो होता है ईंधन और औषधियों के रूप में उपयोग होता है। इसी में अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 5। निम्नलिखित यौगिक का IPC नाम लिखिए। तो इसमें 3 कार्बन है और 1 नंबर पे ब्रोमो लगा है, तो इस नंबर करेंगे 1 2 3। तो 1 नंबर पे ब्रोमो लगा तो 1 ब्रोमो और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हो जाएगा। अगला है
ये आप लोग का 2 कार्बन यहाँ है और COOH है, तो ये प्रोपेनोइक अम्ल है, इसका IPC नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, केवल समीकरण लिखिए। क्या दिया है? संयोजन अपक्रिया। तो अमोनिया की क्रिया HCl से कराया गया तो अमोनियम क्लोराइड बना है, यह संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं, संतुलित समीकरण लिखिए, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम सल्फेट है और इसकी क्रिया करेगा तो BSO4 बना और AlCl3 बन गया है। तो ये पूरा बैलेंस है। तो चलिए 6वें नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 आया है और ये बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग है, ये अबाउ के नियम के अकॉर्डिंग है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 तो 2 8 7 और NH2 2S2 2P6 3S2 और 3P5, ये आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा गया है, संतुलित किया गया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अम्लीय वर्षा, तन्यता एवं आघात वर्धनीयता मिसेल। तो अम्लीय वर्षा, ये हम लोग समझते हैं अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। ये गैसीय ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर क्रमशः नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। वर्षा के साथ ये अम्ल भी पृथ्वी पर नीचे आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। एसिड रेन इसे ही हम लोग कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी में अगला टॉपिक है तन्यता। तो आइए हम लोग समझते हैं तन्यता क्या होता है। वह धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं तन्य कहलाती है तथा इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। तन्यता धातुओं का एक अन्य विशिष्ट गुणधर्म है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। सोना जो होता है सर्वाधिक तन्य वाला धातु होता है। सोने को सबसे पतला तार बना सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि 2 ग्राम सोने को आप लोग 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं इसमें, आघात वर्धनीयता। धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतली चादर में परिवर्तित होने की क्षमता प्रदान करता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता धातुओं का एक विशिष्ट भौतिक गुणधर्म है। सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीयता धातुएं हैं। बिस्कुट, चॉकलेट, दवाइयाँ, सिगरेट आदि की पैकिंग में एल्युमिनियम पत्रकों का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है मिसेल। मिसेल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ के लिख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग के हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आशा करता हूँ आप लोग। और इसका ये स्ट्रक्चर है, ये भी बना देंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का 8वां, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? इससे सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। संक्षारण, आइए हम लोग समझते हैं। जब धातुएं नमी, ऑक्सीजन, जल आदि के संपर्क में आती हैं तो वह संक्षरित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, संक्षारण को धातुओं पर पेंट करके, मिश्र धातु बनाकर या अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर, ग्रीस लगाकर बचाया जा सकता है। तो ये संक्षारण के उपाय हैं। आप लोग आयरन में पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं या मिश्र धातु बनाकर हम लोग संक्षारण से बच सकते हैं, अपने धातुओं को से बचा सकते हैं। अगला उष्मा क्षेपीय और उष्मा शोषी अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? उष्मा क्षेपीय अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल, ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर निम्नलिखित अपक्रिया होती है। C+O2 CO2 बनेगा और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें निकलेगी। और CO+H2O, इसमें भी आप लोग का ये ऊष्मा निकला है, तो ये भी ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया है। आइए हम लोग समझते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है
ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर माइनस चिन्ह या विकारक की ओर प्लस चिन्ह द्वारा दिखाया जा सकता है। ये एग्जाम्पल आप लोग का है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 2024 पेपर कोड है 824 IN का सलूशन हम लोग देखेंगे। इसमें इस विज्ञान के पार्ट में हम लोग रसायन विज्ञान का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड आज सॉल्व करेंगे विकल्प पर भाग 2। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति होती है तो अम्लीय होती है। दूसरा है धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है तो 10 होती है, जानते हैं आप लोग। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2 तो 10 मॉलिक्यूल होता है। अगला है निम्नलिखित कौन अधातु है, इनमें कौन अधातु है तो हीलियम अधातु है। धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है तो उत्तर नंबर जो ए है, धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, यही सही नहीं है। धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं धातुएं धन आयन बनाती हैं, सही है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, ये भी सही है। धातुओं में चालकता का गुण होता है, ये भी सही है। तो आप लोग का इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत होगा। अगला दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया करने पर बनता है तो जिप्सम बनता है, आप लोग जानते हैं। अगला दिया हुआ इथेनॉल को सोडियम से अपक्रिया कराने पर प्राप्त होता है, इसमें H2 गैस क्या होता है, मुक्त हो जाता है। चलिए आगे का सलूशन हम लोग देखते हैं। खंड भाव वर्णात्मक प्रश्न भाग 2 प्रश्नोत्तर संख्या 5। क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। दो गुण विद्युत रासायनिक श्रेणी का लिखना है। तो आइए समझते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो गुण निम्नलिखित हैं। कई लिखा गया यह श्रेणी मानक अपचयन क्षमता के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करती है। इस श्रेणी में धातुओं की विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है। इस श्रेणी में धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता का पता चलता है। तो यह है विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है Na सोडियम परमाणु क्रमांक 11 तथा क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 के संयोग से Na+Cl- का बनना समझाइए। तो चलिए हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पर सोडियम है, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 11 होता है और कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 8, 1 होती है और क्लोरीन में 2, 8, 7 होता है। तो चलिए इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। सोडियम के बाह्य कोष यम में एक इलेक्ट्रॉन है, यम में आप लोग देख रहे हैं इसके एक इलेक्ट्रॉन है। यदि यह यम कोष के इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो कोष यल बाह्य कोष हो जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात अक्रिय गैस विन्यास है। इस प्रकार इसकी प्रवृत्ति एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की है। क्लोरीन के बाह्य कोष में यम में, क्लोरीन आप देख रहे हैं यम वाले में कितना है, यम वाले में 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी, अर्थात यह उत्कृष्ट गैस विन्यास हो जाएगा। इस प्रकार इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस तरह दोनों तत्व उत्कृष्ट गैस विन्यास के कारण अस्थायी हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड की संरचना को निम्नोक्त व्यक्त कर सकते हैं। तो ये Na है, ये Na+ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, और Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण, Cl- हो गया और ये इस तरह बना गया है। तो सोडियम से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, क्योंकि सोडियम के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन जाता था, इसमें कमी थी तो ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा। इसका मेन रीजन यही है। चलिए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 6। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी उदासीनीकरण। तो जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से होती है तो जल और लवण बनने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ये आप लोग का एग्जाम्पल, ये अम्ल है, ये क्षार है, इसकी क्रिया करा गया तो लवण नमक बना और पानी बना, तो ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। अगला है अपचयन अपक्रिया, रिएक्शन। ऐसी अपक्रिया जिसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में किसी परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे अवकरण या अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे अब Zn डबल पॉजिटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, Zn हो गया। CO डबल पॉजिटिव था, Ca डबल पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया तो Ca हो गया। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है तो उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। आप लोग ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी होती है उसे भी अपचयन अपक्रिया कहते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम क्लोराइड की जल से क्रिया तो सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया, ये सोडियम ऑक्साइड है, जल से क्रिया करेगा तो NaOH बना। अगला शुष्क
शुष्क भुजे चूने को शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है, तो इससे क्रिया कराया गया तो ये ब्लीचिंग पाउडर बना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। अगला एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया, तो ये आप लोग का एल्कीन बन जाता है, एथिलीन बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन है आप लोग का। अगला देखते हैं एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है, तो एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराए तो सोडियम एसीटेट CO2 और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर हो गया। इसी में अगला क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो ये एथिल अल्कोहल है, इसकी क्रिया सांद्र एसिटिक एसिड के साथ गर्म किया गया, तो ये बना है एथिल एसीटेट और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। अगला एथेनॉल को वायु में जलाया जाता है, तो एथेन को वायु में जलाया जाता है, तो एथेन है और वायु मतलब O2 में जला गया तो CO2 और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विलेन के pH मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलेन का pH मान कहते हैं, तो किस विलेन का pH मान क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 को pH कहते हैं। pH बराबर होता माइनस लॉग 10 बेस H प्लस या pH बराबर लॉग 1/10 बेस H प्लस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त और असंतृप्त मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं एल्कीन है, ये एल्काइन है, एथिलीन है, एसिटिलीन है, कॉमन नेम ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक की IPC नाम लिखिए। ये आप लोगों को कंपाउंड लिखा गया है, तो इसका नंबरिंग आप लोग करेंगे तो 1 2 3 4 और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन 2 हो जाएगा। ब्यूटाइन 2 नंबर पे डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ब्यूटाइन लिख दिया गया 2 हो गया, या ब्यूट 2 आइन भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 आइन, ये भी सही है। अगला दिया हुआ है IPC इसका लिखना था, तो ये हो जाएगा आप लोग का प्रोपेनोन 2 नंबर पे, प्रोपेनॉल 2 नंबर पे OH लगा तो 2 पे ऑल लगा देगा, या प्रोपेन 2 ऑल भी आप लोग लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल 2 भी सही है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आप लोग का सेट नंबर जो 5 है 2024 का 824 IN समाप्त होता है। विज्ञान सेट नंबर 6 2024 824 IO का सोल्यूशन मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। इसमें मैं केवल आप लोग को रसायन विज्ञान का पार्ट सॉल्व कराऊंगा, खंड आ विकल्पीय प्रश्न भाग 2। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता तो CHO, नल लिखा रहेगा तो CHO, ये आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, उदासीन घोल का pH मान, उदासीन घोल का pH मान जो होता है वो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कीटोन है, तो प्रोपेनोन में कीटोन है। अगला है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, ठंडे जल से तो पोटेशियम है आप लोग का। हर क्वेश्चन लगभग हर बार रिपीट होता है। कार्बोनेट गैस की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है, भर्जन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu, ये आप लोग का विस्थापन क्रिया कहलाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप लोग का ये सही हो जाएगा, बी वाला सही हो गया, ये विस्थापन क्रिया कहलाएगी। वर्णात्मक प्रश्न खंड बा और भाग 2, प्रश्नोत्तर संख्या 5, निम्नलिखित यौगिक की IPC नाम लिखिए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इथाइन, इसका IPC नाम इथाइन होगा। और ये आप लोग का CH3COH है तो इथेनोइक अम्ल होगा। ये कई बार ये लगभग हर साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है, एथेनॉल की 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आप लोग का माल्टोज की क्रिया H2O से कराया गया तो ये ग्लूकोज बना, और एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक एसिड से कराया गया तो आप लोग का क्या बना है, एथिल एसीटेट बना है, CH3COC2H5। अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल की PCl5 से क्रिया करा तो C2H5Cl POCl3 प्लस HCl, ये बन गया। ये ट्रिक है, अगर कहीं PCl5 है तो इसमें POCl3 बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन का सलूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन कह रहा है, दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। दहन अभिक्रिया, सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन
में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होती है। यह अपक्रिया दहन अपक्रिया कहलाती है। तो C+O2 CO2 बना, ऊष्मा एवं प्रकाश निकलता है। ये दहन अपक्रिया है। CH4 + 2O2 CO2 और 2H2O ऊष्मा एवं प्रकाश इनमें निकला, ये भी आप लोग का दहन अपक्रिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसकी एक उपयोग लिखिए। सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनकी रासायनिक सक्रियता के क्रम से रखने पर या मानक इलेक्ट्रोड के विभव के क्रम से रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी का उपयोग विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl H2SO4 HNO3 और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है ये। और क्षार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, जैसे C17 H35CONa KOH NaOH BOH का ऑल्ट। अगला क्वेश्चन है दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग उसी में है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। पीएच का उपयोग किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को बताने के लिए किया जाता है। मधुमक्खी के काटने पर मेथेनोइक अम्ल स्रावित होता है। इस कारण इनके काटने पर हमें दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस जलन व दर्द को शांत करने के लिए उस डंक लगे स्थान पर दुर्बल क्षारक बेकिंग सोडा NaHCO3 को लगाने पर आराम अनुभव होता है। तो ये हो गया इसका सलूशन। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग। विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। तो शुष्क बुझा चूना Cl2 की क्रिया करा गया, तो ये आप लोग का ब्लीचिंग पाउडर बन गया है। तो चलिए हम लोग इसी में देखते हैं विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग विभिन्न पदार्थों जैसे कपड़े, कागज, जूट, लकड़ी आदि का रंग उड़ाने में किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिसेल, ये लगभग हर बार पूछा है, तो आप लोग को इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही लिख दीजिएगा, फुल मार्क मिल जाएगा और आप लोग ये स्ट्रक्चर बना लेंगे मिसेल का। मिसेल लगभग हर साल पूछा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोग को रसायन विज्ञान में। तो स्क्रीनशॉट आशा करता हूँ आप लोग ले लिए होंगे, फिगर भी बना लीजिएगा। चलिए इसी में हम लोग आगे समझते हैं संक्षारण क्या होता है। जब धातुएं नमी, ऑक्सीजन, जल आदि के संपर्क में आती हैं तो वे संक्षरित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, चांदी के आभूषण पर काली परत का चढ़ना। और ये जंग का फार्मूला है ये आप लोग का। तो ये फी की क्रिया नमी और मतलब जल से होगा, तो ये Fe2O3 × XH2 बनाएगा। इसी को कहते हैं रोस्टिंग ऑफ आयरन। संक्षारण से बचाव, संक्षारण को धातुओं पर पेंट करके मिश्रित धातु बनाकर या अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर आदि क्रिया करके संक्षारण से बचा जा सकता है। आइए हम लोग समझते हैं कार्बन की सर्वोतमुखी प्रकृति। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। कार्बन जो होता है उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। चतुस्संयोजकता ये दर्शाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोशन में होते हैं और इसकी संयोजकता 4 होती है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका जो एंगल पाया जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, और डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो 120 डिग्री, ट्रिपल से जुड़ा है तो उसमें 180 डिग्री कोण पाया जाता है। तो चलिए इसमें और भी कुछ चीज़ें समझते हैं। वर्तमान में ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या 3 मिलियन है, परंतु अब यह प्रश्न आता है कि कार्बन का कौन सा गुण कार्बन यौगिक के बृहद संख्या में निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो आशा करता हूँ आप लोग को इस सेट में जितना बताया गया समझ में आया होगा। आप लोग को सेट नंबर 7 विज्ञान का सॉल्व कराऊंगा। इसमें पार्ट केमिस्ट्री का सॉल्व करेंगे। तो पेपर कोड है 824 TP है, IP है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग।
खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2, ये है। अगला pH मान 5.8 वाला विलयन क्षारीय होगा। अगला CH3CHO का IPAC नाम, तो इसका 2 मिथिल प्रोपेनल होगा, ये हो जाएगा। अगला है बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है क्लोरीन, वो अधातु होगा, ये क्लोरीन होता है। अगला कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम नाइट्रेट का जो आप लोग का फार्मूला होगा वो होगा CaNO3 का होल टाइस, ये आप लोग का सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है C2H2, तो इसका स्ट्रक्चर बना है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आप लोग का असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न भाग 2 प्रश्नोत्तर संख्या 5। आइए इसको समझते हैं। एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिखिए। ऑक्सीकरण, पहला एथेनॉल का ऑक्सीकरण करके एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल करने पर मतलब ऑक्सीकरण करके एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आप लोग का एथेनॉल है, इसका ऑक्सीकरण कराएगा तो ये आप लोग का बना है CH3COOH, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर हो गया। यहाँ पर वाटर 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, सब बैलेंस है। अगला है एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण इसे कहते हैं। एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच एस्टरीकरण प्रतिक्रिया होती है। जब हम इसमें एथिल एल्कोहल क्रिया एसिटिक एसिड से कराते हैं तो एस्टर बनता है, इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो ये एथिल एल्कोहल है, ये एसिटिक एसिड इसकी क्रिया करेगा तो ये एथिल एसीटेट बना है, और वाटर मॉलिक्यूल निकला, इसी क्रिया को हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये एसिटिक एसिड है, इसको अपघटित किया गया तो एसीटेट आयन बना, H+ निकल गया। एस्टरीकरण, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल, ये आप लोग का एसिटिक अम्ल है, एथिल अल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो एस्टर बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और कराने पर एस्टर बनता है। इस सब क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, वही ऊपर भी लिखा गया है ये रिएक्शन। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन इसी में समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर। निम्नलिखित को समझाइए। द्विअपघटन अपक्रिया, तो ये रासायनिक अपक्रियाएं जिनके अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें द्विअपघटन अपक्रिया, ये द्विअपघटन अपक्रियाएं भी कहलाती हैं। CaSO4 + H2S CuS + H2SO4, ये द्विघटन अपक्रिया का एग्जाम्पल। अगला उदासीनीकरण अपक्रिया, जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से होती है तो जल और लवण बनने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। HCl ये अम्ल है, ये क्षार क्रिया किया गया तो लवण बन गए, H2 बन गए, यही अपक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। pH वैल्यू, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। pH बराबर -log10 H+, pH बराबर ये हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा। चलिए इसी में हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसी अपक्रिया जिसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अभिकारक से उत्पाद में किसी परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण उपचयन एक ही चीज़ होता है। तो Zn से यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, तो आप लोग का ऑक्सीकरण अपक्रिया होगा। और इसको आप लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे भी हम लोग ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। अगला है दहन अपक्रिया, सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होती है, यह अपक्रिया दहन अपक्रिया कहलाती है। CH4 CO2 और H2O निकल गया, ऊष्मा निकला है तो ये दहन अपक्रिया होगा, ये ऊष्मा निकला है। C+O2 CO2 + ऊष्मा, ये भी दहन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग समझते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए। तो जल शोधन ब्लीचिंग पाउडर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पानी को शुद्ध करने में है। इसका उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने और घरों में सप्लाई करने के लिए किया जाता है,
कीटाणु शोधन प्रक्रिया ब्लीचिंग पाउडर मुख्य रूप से क्लोरीन जल उपचार में एक अभिन्न भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें कीटाणु शोधन कार्य होता है। वास्तविक जीवन में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आमतौर पर ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के रूप में जाना जाता है, जिसका सूत्र CaOCl2। यह मजबूत ऑक्सीकरण और एंटीसेप्टिक गुणों वाला एक बहुमुखी रसायन है। यह लेख उद्योग और दैनिक जीवन में ब्लीचिंग पाउडर के विभिन्न अनुप्रयोगों की खोज करता है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शनों के माध्यम से इसके महत्व पर प्रकाश डालता है। ब्लीचिंग पाउडर के अनुप्रयोग, आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रंग मैट सफ़ेद बर्फ जैसा होता है और इसमें क्लोरीन जैसी गंध होती है। पानी में घुलने पर क्लोरीन के कारण यह सैनिटाइजर, कीटाणुनाशक और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ब्लीचिंग पाउडर के वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों पर जल शोधन। ब्लीचिंग पाउडर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पानी को शुद्ध करने में है। इसका उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने और घरों में सप्लाई करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। तो ये आप लोग का है जिप्सम। तो जिप्सम की क्रिया 220 डिग्री सेल्सियस पर कराया गया, तो यहाँ पर ये बन गया आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 × ½ 3/2 H2 ये बाहर हो गया, ये बैलेंस है आप लोग का। अगला देखते हैं संचारण को उदाहरण समझाइए। कोरेशन, जब धातुएं नमी, ऑक्सीजन, जल आदि के संपर्क में आती हैं तो वे संचरित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। लोहे पर जंग का लगना, चांदी के आभूषण पर काली परत का जमना चढ़ना, ये सभी रोस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल है। 4 Fe2 और O2 और यहाँ पे X2 किया गया, तो ये बना है कंपाउंड। यही आप लोग का आयरन का फार्मूला, रोस्टिंग ऑफ आयरन जिसे कहते हैं। तो आप लोग का संपूर्ण 2024 का केमिस्ट्री पोर्शन रसायन विज्ञान का साइंस में पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग इसके आगे का सोल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।